हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब, जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टकराव की हालत हुई, उसमें जो एनालिसिस दिया उसको आपने बहुत पसंद किया है। बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब के पास टेलीफोन आ रहे हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं। वो आप लोगों के पसंद करने के एक तरह से इशारे हैं। आज जो हम उनसे बात करेंगे वो ये कि अब भारत कितना तैयार है अगर पाकिस्तान फिर से जंग शुरू करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरे देश के लिए, मैं समझता हूं, चर्चा के लिए, संजीदा चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे विदेश मंत्री विदेश यात्रा पर हैं, फ्रांस गए हैं। रफाइल के सिलसिले में बात हो रही है। भारत की तरफ से शिकायत है कि रफाइल नाकाम हो गया। वो कह रहे हैं कि हमें जरा सबूत दिखाओ। अब सबूत दिखाएगा भारत या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक भारत डिनायल मोड में रहा है। एक बार सिर्फ, वो भी विदेश की जमीन पर जाकर के, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान दिया कि हमारी कुछ हवाई नुकसान हुआ है। तादाद नहीं बताई कि भारत के कितने जहाज गिरे हैं। उधर अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, जो दोनों ही इस वक्त जाहिर है भारत के खिलाफ हैं। वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या भारत की तरफ से, आसाम की तरफ से खास तौर पर जो कुछ विदेशी कह करके धकेला जा रहा है बांग्लादेश में, क्या वो इंटरनेशनल कानून के तहत ठीक है? क्या बांग्लादेश सरकार के साथ कोई तालमेल किया गया है, या कुछ ऐसे लोगों को जो यहां दहाइयों से रह रहे थे उनको सिर्फ बॉर्डर पर जाकर के धक्का दे दिया जाए, चाहे बांग्लादेश राइफल वाले लोग वहीं पर गोली चला दें? आखिर क्या यह इंसानी तरीका है काम करने का? इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे नेपाल में भी क्या हो रहा है। नेपाल में मोनार्की यानी बादशाहत के लिए फिर से आवाजें उठ रही हैं, लगातार उठ रही हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने अपने गांव माने बिहार में शेखपुरा में रहते हुए भी आप हमें टाइम निकाल के देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है भारत की तैयारी? मैं समझता हूं सबसे अहम सवाल लोगों के सामने इस वक्त यही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ कई मुल्कों ने हमदर्दी और साथ दिया है और लोन दिए हैं और तोहफे दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है अगली जंग के लिए। भारत की तैयारी कितनी है, पहले हम वो समझ लें, फिर और चीजों पर भी डिस्कस करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरे सामीन को आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चर्चे का आगाज जो है सवाल नंबर 2 से पहले करना चाहता हूँ, फिर सवाल नंबर 1 पे आता हम्म। हूँ। सवाल नंबर 1 जो 2 जो है वो ये है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब को फौरी तौर पर फ्रांस बुलाया हम्म। गया रफाइल के ऊपर सफाई देने की। और अभी हमारे जयशंकर साहब जो हैं वो रफाइल के बारे में बता रहे हैं और उनको कह रहे हैं। फ्रांस के अंदर जो है वो मीडिया के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हर जगह ये खलबली मच गई है कि रफाइल हमारा आखिर गिरा क्यों। क्योंकि आज तक उसकी 20 साल या 25 साल की हिस्ट्री में एक भी जहाज जो है वो जाया नहीं हुआ। हम्म। तो फ्रांस का ये कहना है कि आपको इंडिया को उड़ाना नहीं आता, आपके पायलट जो है ट्रेन नहीं, हम्म। इसलिए रफाइल। हम्म। इंडिया का कहना है कि आपका जहाज जो है वो खटारा है और वो जहाज जो है वो स्टैंड नहीं करता। हम्म। तो फ्रांस ने कहा कि आप हमें सबूत दीजिए। अब वो एक अपनी टीम भेजना चाह रहे थे इंडिया में, क्योंकि ये जो सब तैयारी गिरे हैं ये तो इंडिया के ही जमीन पे गिरे हैं ना, किसी हम्म। फॉरेन कंट्री पे तो नहीं गिरे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें आप इजाजत दीजिए कि ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें और ये समझें कि आखिर उसमें इंजन फेलियर था या कोई टेक्निकल फेलियर थी जिस वजह से ये तैयारा जो है वो जमीन से उठ नहीं सकता। तो इंडिया ने उसको सिक्योरिटी रीजन के लिए और अपना इंटरनल मैटर कर कर करके उसको उन्होंने कह दिया कि हम आपको इजाजत नहीं देते। अब इसके बरक्स उन्होंने कहा कि हम जो है मतलब या तो आप आइए हमें बताने के लिए कि क्या है। तो अभी जो विदेश मंत्री हमारे हैं वो फ्रांस गए हुए हैं इसी रशाकशी में। वो फ्रांस वाले चाहते हैं कि वो इंडिया आकर करके इन्वेस्टिगेट करें और फिर अपना रिपोर्ट दें अपनी कंट्री को, ये हुआ है। और इंडिया कहती है कि नहीं,
जैसे हमने पूरे मतलब देशवासियों को उसके बारे में ब्लैकआउट कर दिया, वैसे कोई ब्लैकआउट कर दिया। अब गौरतलब बात यह है कि 36 रफाल का ऑर्डर इंडिया ने अगले बेड़े के लिए प्लेस कर दिया। हम्म, अब उसका क्या होगा? वो 36 बेड़े फ्रांस रिलीज करेगी कि नहीं रिलीज करेगी, या इंडिया उसको लेगा कि नहीं लेगा? अब उसमें बड़ी टेक्निकल बातें हैं कि सिक्योरिटी कोड है, उसके जो ओटीपी होते हैं और ये सब होते हैं, ये बाकी बाकी चीजें जो हैं वो तो फ्रांस के हाथ में ही है, और वो फ्रांस कहती है कि हम वो नहीं देंगे आपको। तो ये बड़ा एक मसला है। कल मैं एक बहुत बड़े विशेषज्ञ को सुन रहा था, मतलब टेलीविजन पे या हम्म, सोशल मीडिया पे। वो ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया, उन्होंने नाम लिया है, फ्रांस का नाम लिया है, इंग्लैंड का नाम लिया है, रशिया का नाम लिया है, यूएसए का नाम लिया है, चाइना का नाम लिया है, इन सबको मालूम हो गया है कि कितने जहाज इंडिया के गिरे हैं और मतलब उनके क्या रीजन सिर्फ। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी मालूम मालूम है कि क्यों कहाँ गिरे हैं क्या। लेकिन इन लोगों ने इंडियन वालों को, इंडिया के लोगों को, हम और आपको अभी तक वो इकरार करने से और बताने से उन्होंने ब्लैकआउट। तो ये एक बड़ी कहानी है जो कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया जान रही है, हम ही नहीं जान रहे हैं। मतलब मतलब हम लोग जो भारतवासी हैं उनका तो हक होता है ना जानने का कि भाई मतलब कितने जहाज गिरे। अब हम्म, उस पे नंबर का जो है वो ये है कि 3 रफाल है, 3 रफाल गिरे हैं। इंडिया के और भी दूसरे सोर्सेस से एक तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, इंडिया को मानने की तैयार नहीं है। हम्म, दो जो है वो सिकोई है, एक सिकोई है और दो जो है वो मिग है। हम्म, तो ये सब बातें जो है अभी चल रही है, और हमारे जयशंकर साहब को तो डेलीगेशन एक जा चुका, हम्म, जो कि गया था पूरे 32 मुल्कों में और 33 मुल्कों में, वो सब तो आ गए। अब ये जा रहे हैं फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस से उन्होंने पैसे वगैरह भी एडवांस दे दिए होंगे फ्रांस को। अब हम्म, वो फ्रांस वापस करेगा कि नहीं करेगा जो, और ये बहुत बड़ा रकम होता है एक रफाल का, मतलब जो कीमत है वो बहुत बड़ा रकम होता है, वो छोटे मोटे रकम नहीं। हम्म, लेकिन मैं अपने सामने को ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में देशवासी को नहीं मालूम है कि भाई कितने जहाज गिरे हैं, और उनको ये जो है मतलब नैरेटिव बताई जा रही है कि हमारे कोई जहाज नहीं गिरे हैं। सारी दुनिया जान रही है कि जहाज गिरे। तो ये खबर को हम लोग यही छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और बहुत ही दिलचस्प बात है मुश्तबा साहब। बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं या नेता हैं या उनके सरकार में जो लोग शामिल हैं, जिस तरह से उन्होंने महाकुंभ में मरने वालों की तादाद छुपा करके कम बताई और बीबीसी ने अब बता दी असली वाली। तो ये हवाई जहाजों के जो जहाज दूसरे मुल्कों से लिए गए हैं उनके गिरने को भी इस तरह से छुपा लेंगे। हालांकि कोई भी कुछ भी छुपती नहीं है, खबर बाद में आ जाती है। तो अब वो कहां जाएगा? वो जो कम कीमत को बहुत बढ़ा करके कीमत बनाई गई थी, आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी सरकार ने जो तय जी किया जी था तकरीबन 700 करोड़ के आसपास था और ये 1600-1700 करोड़ तक पहुंचा दिया था कुछ फीचर्स बढ़ा करके। उसमें जाहिर है दलाली खूब हुई होगी। और मुझे एक तस्वीर याद आ रही है, जब रफाल की डिलीवरी ली जा रही थी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फ्रांस पहुंचे थे और उन्होंने नींबू और हरी मिर्च रख करके उसकी पूजा वगैरह की थी। अब ये जहाज क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं भारत की तैयारी की तरफ। भारत की तैयारी कितनी है? अगर अगर वो फिर से सूरत हाल बने कि जंग शुरू हो जाए या पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के उकसावे में आकर के ये कर ही दे, तो क्या कुछ होगा? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और इसके ऊपर जो है पूरे देश को बहुत गंभीरता से लेना होगा और उनको सोचना होगा कि हम मतलब देश को जंग के मतलब आग में अगर आप झोंक देंगे तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए ना कि आपका हशर क्या होने वाला हम्म, है। अभी जो है ये ब्रसल्स में हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं होगी, हम्म, हमारी टेररिस्तान से लड़ाई होगी। हम्म, उन्होंने पाकिस्तान का नाम टेररिस्तान रख दिया, हम्म, हम्म, और हम जो है पाकिस्तान से लड़ेंगे। वो अपना मूड यही बना रहे हैं। हमारे मोदी साहब भी अभी कोई एक और रैली कर रहे थे, वो अपने अंदाज में कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, अगर बात करना है तो पीओके पे बात करेंगे, और मतलब उन्हें उसको मतलब जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको देना होगा, और टेररिज्म को बंद करना।
तो ये जो दोनों नैरेटिव चल रही है वो यही चल रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ इस मूड में है कि हम वॉर करें। हम्म, लेकिन अब जो वॉर का पैरामीटर है, जो कि मिलिट्री के लोग लड़ रहे हैं, जो ग्राउंड पर हैं, जो सीमा पर है, उनके उनका उनका मतलब आपको जायजा लेना पड़ेगा, या उनका ये करना पड़ेगा कि वो किस हाल। हम्म, अब ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो है ये हुआ है कि कि ये मालूम हो गया है कि ये तो एयरफोर्स की वॉर, हम्म, अगली वॉर जो भी होगी वो एयरफोर्स की वॉर। हम्म, अब एयरफोर्स के अंदर क्या तैयारी है, ये ये देखने के लिए कि एयरफोर्स की क्या तैयारी। तो जो मेरे अपने जराए हैं उनसे हमें ये मालूम, तो एयरफोर्स की जो तैयारी है, इंडिया का जो ऑप्टिमम लेवल है वो 52 स्क्वाड्रन हम्म, उनके पास जहाज होने हम्म, चाहिए। ये इंडिया का जो है जो कैपेसिटी हम्म, है, एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं, जेट होते हैं। हम्म, तो आप 52 into 18 कर लीजिए। हम्म, इंडिया के पास अभी सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है। तो आप 32 को 18 कर लीजिए, कितने होते हैं। उसके बाद जो है उसमें उसमें से 12 स्क्वाड्रन जो है वो वो खटारा है, वो एयरवर्दी है ही नहीं। वो मिग 29 वगैरह जो है वो रशिया ने 50s और 60s में इंडिया को दिया था, आज से 70 साल पहले। वो अब मतलब 70 साल का तो 15 साल का तो मोटर व्हीकल एक्ट है, 15 साल के बाद जो है आप मोटर व्हीकल को खटारा कर दीजिए। आप 70 साल का जो है जहाज रखे हुए हैं, तो वो तो फ्लाइंग कॉफिन उसका नाम है कि जैसे पायलट बैठेगा वो उड़ेगा वैसे गिर जाएगा। तो अब यानी इंडिया की जो यानी जो आपने आंकड़े दिए हैं वो मैंने हिसाब लगाया, 52 स्क्वाड्रन होने चाहिए जिसमें 936 जहाज होने जरूरी हैं, और जो मौजूदा हैं 13 स्क्वाड्रन उसमें 676 जहाज होते हैं, 260 जहाज कम हैं, और उनमें से भी बड़ी मिकदार उनकी है जो फ्लाइंग कॉफिन कहलाए जाते हैं। तो फिर ऐसी हालत में जंग कैसे होगी? 20 स्क्वाड्रन इंडिया के पास है, हाँ। जो कि आप उसमें अभी जो ये जो रफाल का डील आया था 36 वाले जो आए थे, तो लगभग मतलब समझिए कि 2 स्क्वाड्रन उन्होंने जो है नए री इन्फोर्स की। हम्म, तो ये तो प्रिपरेशन है इंडियन एयरफोर्स। हम्म, अब इस एयरफोर्स के साथ क्या आप मैदान जंग में जा सकते हैं? हम्म। मोदी साहब तो जा सकते हैं, जयशंकर साहब जा सकते हैं, लेकिन क्या वो मतलब एलओसी पे लड़ेंगे वो जाके? अरे साहब, लड़ेगा तो हम। एक बड़ा सवाल है, एक नतीजा भी है। मैं समझता हूं देश के लोगों को सबको गौर करने की जरूरत है। देखिए, कोई इलेक्शन लड़ लेना पार्लियामेंट का या असेंबली इलेक्शन लड़ लेना नफरत की बुनियाद पर, वो एक अलग चीज है, अपने मीडिया वीडिया को मैनेज करा करके। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क से जंग लड़ने लगते हैं उस नफरत को बढ़ाते बढ़ाते इलेक्शन जीतने के चक्कर में, तब तो देश जो है बहुत बड़े संकट में आ जाता है। क्या हमारा देश बेशक बड़ा है, यकीनी तौर पर मजबूत है, लेकिन क्या वाकई जंग के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे वक्त में जब पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुश्किलात देश के लोगों के सामने हैं, क्या ये और कुछ बर्दाश्त कर सकेंगे अगर उस हालत में ये इलेक्शन लड़ते लड़ते दूसरे मुल्कों से लड़ने का, पाकिस्तान से लड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं तो? नहीं, तो प्रैक्टिकल बात मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया के साथ पास जो है सिर्फ 20 स्क्वाड्रन जहाज है जो कि वो जंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम्म, जो कि बहुत कम है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत कम है। वो पाकिस्तान उससे आगे है जहां तक मेरा अपना असेसमेंट है। हम्म, 20 स्क्वाड्रन जो है वो कुछ नहीं होते हैं, जबकि आपको मतलब 52 स्क्वाड्रन होना चाहिए आपके हम्म, पास आपकी कैपेसिटी के। हम्म, और उसके बाद भी फर्दर तो उसके अंदर है कि उसके पीछे सिर्फ जहाज आपको दे दे, मतलब एक फरारी आपको दे दे हम लाके कार, आपको कार चलाना ही नहीं आता। तो यही तो फ्रांस वाले बोल रहे हैं कि जो रफाल हमने आपसे खरीद लिया, हमको हमने आपको दे दिया, चलाना तो आपके आपके जो पायलट है उनका काम। हम्म, तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे जहाज में खराबी है कि आपके पायलट में खराबी। तो हम्म, ये मैटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि आप जंग में कैसे जाएंगे 20 स्क्वाड्रन जहाज। और हम्म, उसके पीछे चाइना बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लगा हुआ है चाइना अमेरिका के पाकिस्तान के पास। तो ये बहुत ही मतलब ब्लीक सिनेरियो है। ये तो 36 इंच का सीना और 56 इंच का सीना और जयशंकर साहब
का कड़ा रुख, ये इंडियन पब्लिक को के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो मिसाइल और जो ड्रोन हमारे ऊपर आके गिरेंगे तो मरेंगे तो हम ही। हाँ, यानी आपने आपने जो अब ये ताजा आंकड़े जो जो बताए हैं आपने दोबारा, उसमें बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन ये है, 936 हमारे पास जहाज होने चाहिए, लड़ाकू जहाज, और सिर्फ 360 हैं। ये है हकीकत। अच्छा अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये जब तैयारी इतनी कमजोर है और 36 इंच का सीना, मैं वही कह रहा था कि वोट लेते लेते नफरत की बुनियाद पर इतनी नफरत बढ़ा दी जाए कि देश संकट में आ जाए, तो फिर देश के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। ये मंदिर मस्जिद से बढ़कर के कहीं से कहीं आगे बात बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं आगे, पाकिस्तान के साथ अमेरिका इतना नजदीकी क्यों रिश्ता दिखा रहा है? तो मोदी जी के तो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं ट्रंप साहब, अगली सरकार ट्रंप सरकार। क्या क्या लगता है अब आपको? नहीं, इसका सवाल का जवाब तो जयशंकर साहब से पूछिए कि ये ऐसा क्यों है, मोदी साहब से पूछिए कि ऐसा क्यों है। हाउडी मोदी अब की बार वहां अमेरिका में बोले थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार, हिंदी में उन्होंने एक स्टेडियम में जी। मतलब भाषण करते हुए जो है उन्होंने ट्रम्प के मतलब साथ में जो है उन्होंने हिंदी में कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार। और ट्रम्प सरकार जो है वो बिल्कुल इंडिया के विरोधी हो गए। जी जो जी। खबर अभी नहीं है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर और ये सब हुआ और ये जो पूरी कहानी चल रही है, अभी आसिफ मुनीर को एक इनविटेशन आया है अमेरिका से, 13 तारीख को एक परेड हो रहा है, मिलिट्री परेड, हम्म, वो अमेरिका में हो रहा है, जिसके लिए उन्हें इनवाइट किया गया है वहां पे, मतलब अमेरिका में। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और क्या कहते हैं उसको, अम, उनको बुलाया गया, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को अमेरिका में। हम्म, तो ये क्या संकेत दे रहा है, ये तो आप समझ रहे हैं ना भाई, कि एक फील्ड मार्शल को, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक ऑपरेशन इंडिया के साथ इमीडिएटली आप बुलाया वहां पे, इसका मतलब तो ये है कि अमेरिका शाबाशी देने के लिए बुला रहा है उन्हें। हम्म, हम्म, वो इंडिया के भी तो मोदी साहब को बुला सकता था, जयशंकर साहब को बुला सकता था, सीडीएस जो हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है उनको बुला सकता था। तो बिल्कुल। ये बताते हैं कि कितने गहरे इंडिया के और अमेरिका के रिश्ते हैं और कितने फ्रजाइल है कि एक दिन में वो बदल जाए। तो देखिए ये बड़े देखिए, बड़ी अमेरिका अमेरिका में एक बात बहुत ही कॉमन है। मैं भी एक बार गया हूं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इनविटेशन पर, वो जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसमें वो ये बात बहुत खुल करके कहते हैं कि अमेरिका का कोई भी ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना कोई परमानेंट दुश्मन है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, हम उस नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से जरूरत पड़ने पर बदलते रहते हैं। तो अब भारत के साथ नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका के नहीं रहे, टैरिफ बढ़ाने की एक कहानी हुई, हमारे कुछ गैर कानूनी लोगों को, वहां जाने वालों को हथकड़ी बेड़ियों में डाल करके अमृतसर जहाज उतारे गए। अभी 2 दिन पहले एक भारतीय छात्र को जिस तरह से तस्वीरें छपी हैं हमारे अखबारों में, वो उससे शर्म आनी चाहिए कि हमारे क्या वाकई कोई ताल्लुक भी है या नहीं अमेरिका से। लेकिन क्या फिर भी हम उसी तरह से उसके साथ जुड़े रहेंगे? देखिए, अमेरिका हो या इजराइल हो, मेरा तो अपना समझना यह है कि दुनिया में ये कहीं भी जाते हैं दोस्त के तौर पर, वहां उस मुल्क को बड़े नुकसान करते हैं, मुसलसल करते हैं। जी। अब आगे आगे चलते हुए जो हम चले हैं, पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती, कई जगह से कर्ज भी दिला दिया, उधर चीन ने भी काफी कुछ दिया, हथियारों के जरिए भी मदद दी, पैसे के जरिए भी मदद दी। अब आने वाले वक्त में क्या लगता है, क्या वाकई जंग होगी? आपका क्या अंदाजा है? देखिए, जंग अगर होगी हम्म, तो वो पाकिस्तान करेगा, इंडिया नहीं करेगा। हम्म, हम्म, क्योंकि इंडिया जो है वो, मैं आपको कथित तौर पर कह देता हूँ हम्म, कि वो तैयार नहीं है, मिलिट्री तैयार नहीं है। हम्म, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी बोल रहे हैं भाषण में और अपने मंच से, वो ऐसे मार देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे, वो सब उनका कहना है। हम्म, लेकिन आप क्या मैच हैं, मतलब उसके, ये जो बात है, ये तो मिलिट्री वाले जो लोग हैं एलओसी पे, वही बताएंगे ना कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता नहीं है। हम्म, तो अब इंडिया ने तो एक चीज तो आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, शेयर तो इंडिया ने ले लिया। हम्म, अब टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान ने किया कि नहीं किया उसका तो कोई तस्दीक नहीं हो सकता है, हम्म, लेकिन इंडिया ने छेड़ तो किया ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करके। हम्म, तो अब इसको खत्म कौन करे? हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि अभी वो चल ही रहा है। हम्म,
तो मुझे अगर समझ में आता है वो यही है कि अब छेड़ जो है वो पाकिस्तान करेगा, इंडिया शायद नहीं, और करे तो पाकिस्तान। अरे साहब, ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो मेरे खून में गरम खून नहीं बल्कि गरम संदूर मेरे खून में है। और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर एक दरख्त लगाया गया है, जो जो सिंदूर बनाने के लिए खास किस्म का एक फूल आता है सिंदूर बनाने के लिए। यानी ऐसा लगता है कि सिंदूर लफ्ज को अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहने का, सियासी फायदा उठाने की प्लानिंग है। वो लंबे अरसे तक शायद अगर वो चाहेंगे तो कोशिश करेंगे। अच्छा, आप चलना चाहते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है और अमेरिका वहां क्या कर रहा है? जी, पहले मैं बांग्लादेश से पहले एक खबर देना चाहता हूँ और सामान्य को ये बता देना चाहता हूँ कि ये अनकंफर्म्ड खबर है, मेरे भरोसे मत रहिएगा, इसको आप और कंफर्म कर लीजिए। 14 मुल्कों को सऊदी अरेबिया ने वर्किंग वीजा देने से बंद कर दिया, हम्म, उसमें इंडिया भी एक मुल्क। हम्म, अब इंडिया के हमारे बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में करीब करीब नहीं तो लाखों की तादाद में हम्म, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए वहां जाते हैं और वहां से पैसे भेजते हैं और उनके घर में खुशहाली खुशहाली आती है। अब सऊदी अरेबिया ने एक डिसीजन ले लिया है कि उनके मुल्क में किसी हिंदुस्तानी को हम नहीं लें। अब इस बात में ये सारे ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी और जयशंकर, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है, लेकिन उनका तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो पैसे कमा ही रहे हैं अपने आप में, जितने भी उनको तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही है, समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं जो जाते हैं वहां रोजी रोटी की तलाश में, उनकी तो रोटी बंद हो गई। अब वो बिल्कुल। कैसे, मतलब जब तक, वो तो गवर्नमेंट को ही खुलवाना पड़ेगा, और सऊदी अरेबिया ने जो है कड़ा कर दिया। हम्म, तो इसके आप स्पाइरल इफेक्ट देखना चाहिए ना, कि हम्म, कहाँ कहाँ इसके तार गिर रहे हैं। हम्म, कुवैत ने जो है वो पाकिस्तानियों के लिए वीजा खोल दिया, जो बंद हम्म, किया हुआ था उन्होंने 19 साल के बाद। तो ये बड़ी खबर है। और इसके साथ अगर मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई मतलब र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, एक वीडियो आई थी जो कि शायद यूपी की थी, ऐसा ऐसा मुझे समझ में आ रहा था, जिसमें सऊदी अरेबिया का जो नेशनल फ्लैग है हम्म, उसको जमीन पर रख करके लोग बेहुरमती कर रहे थे। हम्म, और शायद ये रिएक्शन जो हुआ है वो इसी वजह से। जी जी, अब नेशनल फ्लैग तो आप भी जानते हैं कि क्या है नहीं है, जाहिर हमारा है। कलमा तैयबा लिखा हुआ है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो है उसकी हुरमती बेहुरमती कोई भी कंट्री जो है बर्दाश्त कर सकती है जाहिर है, जाहिर है। अच्छा, उसके। मैं आपको मैं जरा बीच में रुक करके लोगों को बता दूं कि भारतीय जो सऊदी अरब में हैं वो 1975 में थे 34,500, लेकिन 2023 आते आते बढ़ करके 25,94,947 भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। 25 लाख, यानी इतने लोगों की रोजी वहां से जुड़ी हुई है। ये एक बहरहाल बड़ी खबर है कि भारतीयों के लिए चिंता की बात है, जो अक्सर सऊदी अरब जॉब के लिए चले जाते थे, वो अभी वीजा बंद कर दी गई है। अभी बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। सब बांग्लादेश की क्या खबर है? जी जी जी। हम्म, बांग्लादेश में यूनूस सरकार ने 26 अप्रैल का इलेक्शन अनाउंस किया। हम्म, पहले उन्होंने दिसंबर जनवरी के लिए किया था, लेकिन अब उन्होंने डेट अनाउंस किया है 26 अप्रैल का। हम्म, अब इस पे जो है, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत नाखुश है। वो चाहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी सबको जो है, मतलब इख्तिदार की पड़ी है और मतलब कुर्सी की पड़ी है, और कितनी जल्दी उनको करप्शन की चाबी उनकी खुल जाए, वो उसकी खुड़ी है। हम्म, तो वो नाखुश हैं कि इतने देर तक हम क्यों मतलब इंतजार करें। हम्म, इसमें एक चीज और ये है कि बांग्लादेश ने अवामी लीग पार्टी को बैन किया, हम्म, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, हम्म, जो कि एक डेमोक्रेटिकली मतलब बहुत ही हार्श डिसीजन। और उन्होंने जमायत इस्लामी को जो है फिर से मतलब अलाउ कर दिया है कि वो इलेक्शन लड़े। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया वाली, वो लड़ेगी। तो अब मुझे तो यही समझ में आता है कि जमायत इस्लामी और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये मिलके जो है ये अपनी सरकार बनाएंगे। हम्म, अब ये इसको पोस्टपोन कर दे कि नहीं कर दे। बांग्लादेश की एक और खबर थी इसी के साथ साथ, कि जो वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है कमरुज्जमा, खलीकुज्जमा, हम्म, वो उनसे डिफरेंस हो गई थी, तो उन्होंने फिर बाद में जो है
यूनुस साहब से मिल करके उन्होंने पैचअप कर लिया, और अब वो कह रहे हैं कि हमारा कोई दिक्कत। अभी बकरीद के मौके पर हमारे मोदी साहब ने जो है बाकायदा एक लेटर लिखा है यूनुस साहब, उनको बकरीद की मुबारकबाद दी है। तो उसका रेसिप्रोकल लेटर भी उन्होंने कहा कि हमारे आपके तो बड़े अटूट रिश्ते हैं और हम खुशगवार माहौल में जो है वो ये कर सकते हैं। तो ये सब खबरें चल रही हैं। बांग्लादेश के सारे गुड्स इंडिया ने बैन कर दिए हैं इंडिया में आने के लिए। ना ही वो जहाज से आ सकते हैं, ना पानी के जहाज से आ सकते हैं, ना ही लैंड रूट से आ सकते हैं। इंडिया का जो ट्रांजिट रूट था नेपाल के लिए और भूटान के लिए, वो भी बंद कर दिया है। अब एक और खबर जो है वो बहुत अहम है, वो ये है कि वो आसाम से निकल के आ रही है कि ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है आसाम से। जो बांग्लादेशी मतलब यहाँ एलिस्ट मतलब थे लोग, जिनको बांग्लादेशी कर दिया गया है, तो उसमें उनको बॉर्डर पे ले जा करके उनको जो है पुश पार कर देते हैं और बहुत ही जिल्लत के साथ उनको, और बांग्लादेश उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद मतलब सिचुएशन है। अब हिमंता बिस्वास जो हमारे आसाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तो मैं बीजेपी या मोदी जी का मैं दूसरा रूप देखता हूँ उनको। वो तो मतलब शो बॉय जिनको कहते हैं ना। बिल्कुल अम, बिल्कुल। अब ये मैं आपको ले आता हूँ पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम। यानी कांग्रेस वो बिल्कुल ऐसा है जैसे देख से ज्यादा चम्मच गरम। जी 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 जी, तो वो शो बॉय हैं। अब उन्होंने ये इंदिरा गांधी पे क्वेश्चन किया हाँ। कि आपने बांग्लादेश को क्यों बनवाया, सही। हमें क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा। हम्म, हम्म, अब ये समझ लीजिए कि 1970 का मतलब 50 साल पुराना जो है बड़ा मुद्दा उठाना। फिर वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में आज भी बहुत सारे टेरिटरी हैं हम्म, जो हिंदुस्तान का अंग है। हम्म, हम्म, हम्म। अब कौन से टेरिटरी है मुझे तो पता नहीं है। जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो बाउंड्री तो बन गई थी ईस्ट अरे पाकिस्तान की। अरे साहब, वही इसके अलावा भी मोदी सरकार ने, इसी सरकार ने पिछले दौर में बाकायदा बांग्लादेश के और भारत के बीच में कुछ जमीनें आपस में सेटल हुई हैं बॉर्डर पर। और जी बाकायदा जी वो एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के बाद जी भी वो उससे भी आगे बोल रहे हैं। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी। देश से ज्यादा चमचा और गरम। हमारी अच्छा, आपने ताकत आपने 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 मोदी जी की तरफ से बांग्लादेश के लीडरशिप को ईद की मुबारकबाद दी। क्या आपने कोई खबर भारत के किसी मीडिया में कहीं देखी कि मोदी जी ने भारत के मुसलमानों को भी ईद की कोई मुबारकबाद दी हो? नहीं, मैंने नहीं देखी है, मैंने नहीं। जी जी। मेरे मेरे मतलब मेरे निगाह। जो हमारे पास रह रहे हैं इनसे तो दुश्मनी, इनसे नफरत, क्योंकि ये वोट मिलेगी। वहां वो मुसलमान को जो है वो सऊदी अरब में इसी तरह से गले जाकर के मिलते हैं, यूएई में मिलते हैं, और बांग्लादेश से भी इस तरह के। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। अब मुझे ये बताइए कि अमेरिका क्या कर रहा है बांग्लादेश में? अमेरिका की क्या नए प्लान? ये ये बड़ी अहम खबर है। इस खबर को जो है आप म्यांमार से जोड़िए जी। और फिर बांग्लादेश पे लेके आए। हम्म, देखिए म्यांमार में तो आप जान रहे हैं कि वहां जंग हो रहा है, रिबेल जो है, लेकिन रिबेल जो है, जो लेकिन आर 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 ए है, ऐसे कुछ उनका रिबेल फोर्स है जो कि वहां की मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहा है। हम्म, और वहां से उन्होंने रोहिंग्या को भगा दिया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जो जगह है वो एक पोर्ट है, सिडनी पोर्ट भी वही है, लेकिन लेकिन जो उनका स्टेट है उसके पास। तो अमेरिका जो है, जो रिबेल ग्रुप है, उसको वो सपोर्ट करना चाह रहा हम्म, है, और उसके लिए वो बांग्लादेश की कॉरिडोर उसने मांगी हम्म, कि यहाँ से वो खाना, रसद और कुछ इस्लाह और ये सब चीजें बांग्लादेश से रकिन स्टेट पहुंचा रहा है, जो कि अभी चल रहा है ये काम। हम्म, और बांग्लादेश ने अलाउ भी कर दिया है उसको। वो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम जैसे होता है ना कि हम्म, ट्रक से भर के माल जाता है, गन जाता है और खाना जाता है और ये जाता है, तो वो सिस्टम चल रहा है। इसके अगेंस्ट में बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा मतलब आक्रोश है हम्म, कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वहां पे एक और पेच है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो रोहिंग्यास को रखना नहीं चाहती है। हम्म, रोहिंग्यास को जो है वो चाहती कि जितनी जल्दी जल्दी वो रेकिन चले जाए। अमेरिका ने ये गारंटी दी है अनऑफिशियली कि अगर आप ये हमें कॉरिडोर देंगे तो हम रोहिंग्यास को आपके कॉक्स बाजार से निकाल करके कैंप से हमको वहां बसवा दें। हम्म, तो ये खबर जो है वो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म, क्योंकि अब जो है अमेरिका तो जो है सो है ही है। अब ये अगर बेस बन गया, खालिदा जिया भी बोल रही थी, खाले ये हसीना वाजिद भी बोल रही थी कि ऐसा ऐसा अमेरिका कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पे उसने जो है बगावत करा।
हाँ, उन्होंने तो ये ये भी खबर उन्होंने ये भी कहा था शेख हसीना ने कि अमेरिका हमारा एक आइलैंड लेना चाहता है जिसको हम नहीं देना चाहते, यानी वो हमारे लिए जी सिक्योरिटी का मसला है। और अब ये बड़ी बहुत दिलचस्प बात है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है, कोई मजलूम के साथ अगर कोई हमदर्दी करे तो उसकी तरफ उसकी तवज्जो होती है। अब ये जो रखैन के जो मुसलमान रोहिंग्या बांग्लादेश में आए हैं, तो ये अमेरिका मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, असल में उस हुकूमत को परेशान करना है जिसके ताल्लुकात चाइना से हैं, जो जो म्यांमार की जी हुकूमत के चाइना से ताल्लुक हैं, इसलिए चाइना के दोस्त को नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने की कोशिश के तहत ही जाहिर है अमेरिका ये सब कर रहा है कि वो हमदर्दी उसके यहाँ किसी के साथ इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होती तो गाजा में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, वहां कोई हमदर्दी नहीं है, जंग बंद कराने की कोई कोशिश नहीं है। आखिर में कंक्लूड करने के लिए आप कुछ अगर कहना चाहें तो जी। नहीं, कंक्लूड तो नहीं करूंगा, मैं खबर ही देना चाह रहा हूँ। जी जी। वो ये है कि शेख हसीना वाजिद जो कि इंडिया में है, दिल्ली में है कि गुड़गांव में है हाँ, कि कहाँ है, उनके बेटे को अमेरिका से आने की और मिलने की इजाजत मिल गई है भारत से। हम्म। उनके बेटे का नाम जो है वो शायद, मैं उनको साजिद वाजिद कहता हूँ, एक म्यूजिक डायरेक्टर है यहाँ के हम्म। बॉलीवुड के। हम्म। उनका नाम भी वैसी तरह से है, साजिद भी है और वाजिद भी है। हम्म। एक तो शेख हसीना वाजिद है, हाँ हाँ तो बिल्कुल। उनके का नाम है वाजिद, हाँ और साजिद इनका अपना नाम है, और बिल्कुल बीच में बिल्कुल। कुछ और नाम, हाँ और हाँ मुख्तसर उनका जॉय। हाँ। तो जॉय के नाम से वो बांग्लादेश में ज्यादा मशहूर है। हम्म। और वो अब अवामी लीग के, मतलब अगर, मतलब शेख हसीना वाजिद के बाद जो है वही मतलब चेहरा है, मतलब अगले, हम्म। मतलब उसके, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। इंडिया गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है, वो दिल्ली आएंगे, लेकिन वो किसी से नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपनी माँ से मिलेंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे ये हम नहीं जानते। जी जी, यानी तो ये हम, बांग्लादेश में बांग्लादेश का नया आने वाला लीडर अमेरिका तैयार कर रहा है, जैसे बहुत से मुल्कों के लीडर वहां तैयार होकर के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का आपको ये इंटरव्यू, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सबसे अहम इशू है भारत कितना तैयार है जंग के लिए, और उस पर बहुत अच्छे से चर्चा की है आंकड़ों के साथ सैयद अली मुश्तबा साहब ने। और मुझे लगता है कि देश के साथ जो हमदर्दी और नेशनलिज्म होना चाहिए, वो जरूरी है कि देश की भलाई के लिए हमेशा सोचा भी जाए और चर्चा भी की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।